नमस्कार। हम लोग छोटे थे तो स्कूल में निबंध यानी ऐसे लिखने को दिया जाता था कि लिखिए कि मैं अगर प्रधानमंत्री होता तो क्या करता। पहले दिया जाता था कि गाय पे लिखो, उसके बाद मैं प्रधानमंत्री होता तो क्या करता। तो उसी तरह आज मैंने सोचा कि मैं आज कुछ कहूँ, अगर मैं अखिलेश यादव होता तो क्या करता। मैं तो खैर बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ सजेशन, लेकिन मेरे दिमाग में आ रहा था तो मैंने सोचा कि इस पर डिस्कस किया जाए, ये चीज़ें बताई जाए। बिहार इलेक्शन के बाद बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। बिहार इलेक्शन में मैं पहला आदमी था जो दावे के साथ 10 दिन पहले सिंपल गुणा गणित और गणना करके बता दिया था कि एनडीए जीतेगी, और मैं उसका लगा भी रहा हूं। मैंने कहा था कि बिल्कुल साइंटिफिक है और दावे के साथ मैंने मेरे फेसबुक पे भी आप देखेंगे तो नीचे एक वीडियो पड़ी हुई है, या मेरे यूट्यूब पे एक शॉर्ट क्लिप्स में वो पड़ा हुआ है, ऊपर ही आपको लिखा हुआ दिखेगा जब दावे के साथ मैंने लिखा है कि एनडीए जीतेगी। तो आते हैं अखिलेश जी के पे कि अखिलेश जी अगर मैं होता तो मैं क्या करता। सबसे पहला पॉइंट और सबसे ज्यादा माहौल खराब होता है प्रवक्ताओं की वजह से। बीजेपी के पास अच्छे प्रवक्ता हैं, लाख हम लोग क्रिटिसाइज कर ले, उनके पास बहुत तेज तर्रार प्रवक्ता हैं। तेजस्वी यादव जी ने जो गलती की थी, आप लोग भी सोशल मीडिया पे हर जगह देख रहे होंगे कितना क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो आपके जो प्रवक्ता हैं उन प्रवक्ताओं को आप रखिए, लेकिन चुनाव के लिए अभी से 3 प्रवक्ताओं को आप चूज करिए, और वो मैं बता दे रहा हूं फॉर्मूला किस तरह से आप चूज करिए। ऐसे प्रवक्ता हों जो आप उनको बुलाइए अपने पार्टी में, जिनको आप लगे, या आप ओपन जो है पार्टी में से बुलाइए, और 2-3 जो है टॉपिक दीजिए। जैसे लालू यादव का है भूरा बाल साफ करो, डिफिकल्ट टॉपिक, और उनसे कहिए कि आप बीजेपी प्रवक्ता बन के बोलिए इस टॉपिक पे, और फिर उन्हीं से जो है आरजेडी प्रवक्ता बनवा के बुलाइए, यानी पक्ष या विपक्ष दोनों उसी को बोलना है। जैसे डिफिकल्ट है, जैसे मान लीजिए बीजेपी का है कोई मामला उठता है तो वो कहते हैं कि सपा सरकार ने कुछ नहीं किया, वो चोरी करते हैं, वो हम जो है गुंडागर्दी करते हैं, इनके मुख्यमंत्री भी जो है टोटी चोर हैं, जैसे एक उदाहरण है कभी कभी उठ जाता है। तो आप टोटी चोर पे उनसे बुलवाइए कि आप बीजेपी प्रवक्ता होके बोलो, और फिर विपक्ष में बोलो, सपा प्रवक्ता होके बोलो। इस तरह से आपको राम जन्मभूमि का मुद्दा है उसमें बोलो। तो जब वो आदमी विपक्ष में बोलेगा आपकी पार्टी से, तो वो 60% लॉजिक देगा, वो भी उतने अच्छा नहीं देगा, लेकिन उसके बाद भी आप ये जज कर पाएंगे कि वो बोल पा रहा है, कि रेलिवेंट लॉजिक दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है। 60% भी अगर वो दे रहा है, 70% आपका नैरेटिव किसी न किसी रूप में वो रख दे रहा है, या उसके पास डाटा है, उसके पास फिगर है, उसके पास हिस्ट्री का नॉलेज है, पॉलिटिकल हिस्ट्री का नॉलेज है कि पिछले क्या क्या घटनाएं हुई हैं उनके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में है, और तुरंत जब टीवी पे हो तो उसको दे सके। अननेसेसरी वाले बकबक की बात कुछ और चल रही है। अब सारी दुनिया मोबाइल पे आ चुकी है, घर की औरतों से लेके बच्चों से लेके बड़े लोग दिन भर मोबाइल पे चिपके रहते हैं, हर एक घटना का लोग देखते हैं, और लोग पढ़े लिखे तेज तर्रार हो गए, कोई भी जजमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको 3 ऐसे प्रवक्ता रखना है जो चुनाव के 2 महीने पहले से लेकर के और चुनाव तक आपकी बात को ले जाके वहां सही तरीके से रख सकें, जो भी आपका नैरेटिव हो। आप उठा के किसी को प्रवक्ता बना देते हैं। बहुत समाजवादियों के साथ अखिलेश जी से मेरा सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। यूनिवर्सिटी में हम लोग समाजवादी जो आंदोलन थे उनसे जुड़े, बहुत नेताओं से जुड़े हुए थे, तो बहुत नजदीक से हम लोग जाते हैं। आप ऐसे ही मतलब इरेलीवेंट प्रवक्ता किसी को उठा के बना दिए, उसमें एक आध हम लोगों के दोस्त भी हैं, कोई लॉजिक ही नहीं है उनके पास, बस आपने बना दिया। प्रवक्ताओं को रेलेवेंट क्वेश्चन का रेलेवेंट आंसर देना चाहिए। जैसे कि हर चीज पे जात ठीक है, जहां जरूरत है वहां अपना करें, जात करें या जो भी करना हो करें, ठाकुर का कुआं, सामंतवादी, ठीक है जहां जरूरत है करें, लेकिन आप हर क्वेश्चन का आंसर तो ये हो नहीं सकता है। तो इस तरह के प्रवक्ताओं से थोड़ा दूरी बना के रखें, थोड़ा लॉजिकल जो रेलेवेंट आंसर करें, किसी के साथ बदतमीजी न करें, जवाब दें दबा करके, और अपनी सारी बातों को रखें और हर तरीके से रखें, लेकिन मिसबिहेव नहीं होना चाहिए, वो लोगों को बहुत खराब लगता है। नंबर 2 है आपको सोशल मैकेनिज्म और जाति मैकेनिज्म को फिट करना है। बीजेपी ने ये काम कर लिया है, और वो 14 में जब आए थे तभी ये
इन लोगों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उसके थ्रू कुछ जातियों के जो बड़ी जातियां हैं उनके नेता निकाले। अब क्या है आजकल के जमाने में ना, जाति के लोग क्या करते हैं, गांव में मैंने देखा है, छोटे शहरों में देखा है कि फलाने जात का नेता है तो उसकी बड़ाई और अपने को जोड़ के उनसे फोटो लगा के वीडियो लगा के बनाना और ये सब काम करना। तो बीजेपी ने क्या किया कि हर जो बड़ी जातियां थी, जैसे मौर्य जाति थी, पटेल जाति थी, उसके अच्छे नेता और वोकल नेता जो बोलते हों, जिससे लोग कनेक्ट कर पाए उन जातियों का, वो निकाल लिया है। अब क्या है कि इसमें तो आप कर नहीं पाएंगे। मौर्य बिरादरी में, पटेल बिरादरी में छोटी पार्टियां भाग गई हैं, मुझे लगता नहीं कि आएंगी। जो पटेलों की पार्टी है, अनुप्रिया पटेल की, या जो राजभरों की पार्टी है। अब आपको देखना है कि जो ओबीसी में बाकी बचे ग्रुप हैं उसमें कौन ऐसा है, जैसे पाल को आपने बनाया, ये बड़ा अच्छा किया प्रदेश अध्यक्ष बनाया, लेकिन वो वोकल नहीं है। मैं ना, मेरे जैसा मतलब आदमी उनका नाम तक नहीं जानता है। तो थोड़ा सा वोकल हो एकदम से, मतलब ये नहीं कि छुपा रुस्तम बस शांति से पड़ा हुआ, इस तरह के नहीं। तो 200-250 जातियां बड़ी बड़ी हैं ओबीसी में, उनमें से आप देखिए कि कौन सी ऐसी जाति है जिसकी जो बड़ी संख्या में है, और उनको उठा करके प्रदेश में संगठन में तो जगह दीजिए ही, उनको पूरा मौका दीजिए, मीडिया में उनको बोलने का मौका दीजिए और उनको थोड़ा सा फेमस करिए। मीडिया मैनेजमेंट में अच्छे लोगों को लगाइए कि जो मीडिया को मैनेज, आजकल ज्यादातर चीजें जो है ना मीडिया ही नरेशन बनाती हैं और वही बिगाड़ती हैं। ग्राउंड पे वोट कन्वर्ट होता है ग्राउंड से, लेकिन माहौल ऊपर से वो बनाती हैं। अब एससी में बात करते हैं। एससी में अभी जो मायावती जी की रैली हुई है, आप पीडीए भले ही बना रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि दलित में वो देंगे। वो एससी जी वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है, मैंने अपने गाँव में देखा है, वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में है। और उसका रिजल्ट आपने बिहार में भी देखा है, बसपा ने वहां सीट निकाली है और 10 सीटों पे लगभग वो कंटेस्ट में थी, जीतने की हालत में थी। तो आप एससी और एसटी के बाकी जातियों के नेता निकालिए, जैसे गोंड का निकालिए, राजभर का निकालिए। सबका नहीं निकाल सकते तो एक समूह, विशेष समूह का निकाल दीजिए और उनको मीडिया में जगह दीजिए, उनको वोकल करिए, उनको बोलने दीजिए, उनकी कुछ बातें मानिए, उनके साथ फोटो खिंचाइए, उनको मंच पे लेके जाइए। इस तरह से करके आप आगे बढ़ाइए। वही नीति जो बीजेपी चलती है, उसी नीति पे जो है आप चलिए और उनको फेमस करिए, उनको कनेक्ट कराइए अपने से। तीसरा एक बड़ा मुद्दा है कि धर्म पे कटाक्ष करना बंद करिए। आप मुस्लिम वोट बैंक कंसोलिडेट करने के लिए, कोई अगर आपके पार्टी में रामचरितमानस को गाली दे रहा है, कोई कुछ और गाली दे रहा है, तो आप उसका साथ कम से कम मत दीजिए। आप नहीं विरोध कर सकते तो साथ मत दीजिए। और मुस्लिम वोट बैंक कंसोलिडेट करने के और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं। जरूरी नहीं है कि हिंदू धर्म को आप गाली ही दे करके करेंगे। आप देखिए, आपको क्या लगता है कि बहुत अच्छा लगता है क्या, यादव ही जो है वो बहुत सारी लेडीज हैं, चाची लोग हैं गांव में, यादव हैं, बहुत धार्मिक हैं। तो जब इस तरह की बातें होती हैं तो भाई जेंट्स तो कूद फांद करता है कि हाँ सपा 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 सपा, लेकिन लेडीज अंदर से हर्ट हो जाती हैं। फिर वहां आपका मामला जो है वो बिगड़ जाता है, क्योंकि धर्म ना बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। उसमें बड़ा बच करके, ठीक है आपको मुस्लिम वोट बैंक कंसोलिडेट करना है, लेकिन दूसरे को बिना गाली दिए करना है। मैं उसका ही बता दूंगा कैसे आप कंसोलिडेट करेंगे। तो कोई भी आदमी जो इस तरह का कार्य कर रहा है उसको आप बढ़ावा न दें। अपने मुंह से तो प्लीज बिल्कुल न बोलें, नहीं तो आप बना बनाया काम आप बिल्कुल बिगाड़ देंगे। ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, आप प्लीज इससे दूर रहें। और मामला है मुस्लिम वोट बैंक कंसोलिडेट करने का। एक इसमें प्रॉब्लम आपको आएगी कि बसपा इस बार तेजी से उभरेगी और उस उभार में वो 100 से ऊपर मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट देगी। और उसमें होता क्या है कि फिर मुस्लिम जो है वो कंफ्यूजन में, बहुत सारे सीटों पे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट अच्छे लड़ जाते हैं कि लोग न चाहते हुए सपा को छोड़ करके उनको लगेगा कि ये जीताऊ है तो उनको दे देंगे, तो बहुत सारे सीटों पे आपका गणित बिगड़ जाएगा। तो सबसे पहले तो ये आप करिए कि जब मुस्लिम कैंडिडेट को हर जगह जहां जहां मुस्लिम कैंडिडेट आप देते हैं, जहां आपको लगता है कि वो जीत सकता है, वहां पे किसी भी मुस्लिम कैंडिडेट का आप अनाउंस ना करें। जितने लोग दावेदार हैं सबको आप कहिए कि टिकट हम देंगे, हम तय करेंगे, हम देखेंगे। और जिस दिन फॉर्म भरना हो सबको बोलिए कि भैया अपना तैयार रखो, एक दिन पहले बताइए उनको, ताकि कोई अगर भाग के जाए तो कम से कम बसपा का टिकट न ले, निर्दल लड़े। निर्दल लड़ के वो ज्यादा आपका नुकसान नहीं करेंगे। मुझे ऐसा लगता है
ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। जो मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, जो जिताऊ है, जो फेमस है, उनको आप कर दीजिए। बाकी जगहों की मैं बात कर रहा हूं जहां पे अभी आपका डिसीजन नहीं है, जैसे 60% ऐसी सीटें होती है जिसमें अभी डिसीजन नहीं होता है कि किसको देना है किसको नहीं देना है, तो वहां पे ये स्ट्रैटेजी आप लागू कर सकते हैं। मुस्लिम वोट बैंक आपको एक और चीज मैं इसमें बोलना चाहूंगा, जैसे कि कुछ चीजें होती हैं, जैसे कोई घटना हो गई, जैसे घटना हो गई कि बम ब्लास्ट हुआ, तो बम ब्लास्ट को आप क्रिटिसाइज करिए, ठीक है, आप नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम नाराज हो, हालांकि नाराज नहीं होना चाहिए, लेकिन आप पॉलिटिकल वे में मैं बोल रहा हूं, पॉलिटिकल सोच जो होती है, तो आप कम से कम उस घटना क्रिटिसाइज कर दीजिए, उसके बाद और जो चीजें हो रही है उस पर आप मत बोलिए। लेकिन आप एकदम से साइलेंट हो जाएंगे, एकदम से कुछ नहीं बोलेंगे, तो लोगों का विचार बहुत तरीके से बदलता है। जानते हैं आप, लगभग दुगना यादव है बिहार में, अगर आप परसेंटेज की बात करें तो दुगना तो नहीं है एग्जैक्टली, बस लगभग दुगना है, 2% ही मान लीजिए, 12 अगर बहुत होगा तो होगा, वहां 20। उसके बाद भी कंडीशन खराब हो गई, तो आप सोचिए यूपी में क्या कंडीशन होगी। तो आप इस फॉर्मूले पे चलना है कि ये भी वोट बैंक जो है गड़बड़ ना होने पाए। आप बार बार जब नहीं कुछ बोलते हैं ना, तो लोग फिर क्रिटिसाइज करना शुरू करते हैं, गांव देहातों में उस पर चर्चा होने लगती है, वही मुद्दा बन जाता है, उसी पे आप कम से कम जो गलत है उसको सतही तौर पे तो बोल ही दीजिए कि भाई बम ब्लास्ट हुआ, ये बहुत गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए, जो भी इसमें दोषी हैं उनको उनके खिलाफ सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, आइंदा से ऐसा ना हो इसके लिए इंश्योर करें, इस तरह की चीजें आप बोल सकते हैं। आरजेडी के साथ और सपा के साथ एक बहुत बड़ी परेशानी, क्योंकि हम लोग भी यूनिवर्सिटी में साथ में रहे, वो जिंदाबाद पैंदाबाद वाले इतने हैं, कोई वोट में वो कन्वर्ट नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, बस जिंदाबाद पैंदाबाद। आजकल आप ये समझिए कि आप बहुत आपके नेता होंगे, सारे कैडर मिला के 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख, जनसंख्या 22-23 करोड़ है, तो बाकी लोगों से उससे मतलब नहीं होता, वो सतही तौर पे जानते हैं। लेकिन जब आप डिस्टर्ब करते हैं आपके कैडर जिंदाबाद पैंदाबाद के नाम पे, तब पहले ये सक्सेसफुल था, जब मुलायम सिंह जी थे तो नेताजी थे, तो उस समय ये सारी स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल थी। अभी क्या है कि मोबाइल आने के बाद जो है 2 वे कम्युनिकेशन हो गया है। पहले ये था कि मीडिया जो माहौल बनाते थे, लोग जो माहौल बनाते थे, उस पर चलता था। अभी 2 वे में क्या होता है कि आप अगर कोई चीज बोलते हैं तो सामने से रिएक्शन भी होता है, कमेंट होता है, उस पर बहसबाजी शुरू हो जाती है, उस पर वीडियो बनने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे लोग, आप, मुझे पूरी तरह से मालूम है कि एक बार आप अगर कहें तो सारे लोग, सारे आपका कैडर मानने का, इतना मतलब आपका कैडर अच्छा है कि वो मानने को तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर कोई नहीं मानता है, आप उनको डिसिप्लिन में रखने के लिए बार बार, अभी 1 साल का टाइम है कहिए, और उसके बाद भी अगर कोई नहीं मानता है तो 2-4 10-10 लोगों को हर जिले से आप बाहर करिए, वो सिर्फ आपका नुकसान करेंगे, 1 वोट का वो फायदा नहीं कर सकते। तो कैडर को डिसिप्लिन करने के लिए डिसिप्लिनरी एक्शन जगह पे आप लेना शुरू करिए, ताकि जो माहौल खराब हुआ वहां पे बिहार में, उस तरह का माहौल खराब ना हो, यहां पे चीजें ठीक से रहें। एक चीज का आपको इंस्टेंस लेना पड़ेगा और आपको आकर के लोगों के बीच में, मीडिया में ये कहना पड़ेगा कि अभी तक जो हुआ सो हुआ। इसके बाद मैं पूरे प्रदेश से वादा करता हूं कि मैं और कुछ करूंगा चाहे नहीं करूंगा, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर में मैं बिल्कुल सख्त रहूंगा। मैं कोई जो है किसी को छूट नहीं दूंगा, क्योंकि ये यूपी बिहार में गुंडागर्दी बहुत पहले रही है। तो आप पीछे क्या हुआ उसके लिए आप कहिए कि भाई अब मैं जब रहूंगा तो उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की कोई कमी नहीं होगी। ये मैं जनता को विश्वास दिलाता हूं। मीडिया में आप कहिए आकर के कि आगे से लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा इशू है स्टेट में। योगी जी का जीतने में 70% जो दूसरी बार जीत हुई है वो लॉ एंड ऑर्डर का है। तो कोई भी अगर कुछ गलत करेगा तो कानून अपना काम करेगा और सख्ती से कार्रवाई होगी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, यादव हो, कोई भी हो। और कोई भी अगर छिटकेगा, कूदेगा, फानेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ये समाज में आपको एक विश्वास जगाना होगा और बार बार इस बात को बोल करके आपको जगाना होगा कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में हम सख्त रहें। एक इसमें और मैं बात कहूंगा, जब कोई गैंगस्टर, कोई गुंडा, कोई इस तरह का आदमी मारा जाता है तो आप कब्र पे मत जाइए प्लीज।
और न कोई बयान दीजिए, आप न्यूट्रल रहिए, साइलेंट रहिए। आप ऐसा नहीं है कि मुस्लिम वोट बैंक भाग जाएगा आपसे, कोई नहीं, वो नहीं कांग्रेस में जाने वाला है, वो कहीं और नहीं जाने वाला। वो बहुत ज्यादा से ज्यादा भागता है तो जब कोई कैंडिडेट रहता है मुस्लिम तब उस पर वो भागता है, तो वो आप ही को देंगे। तो आप एक न्यूट्रल इंस्टेंस, बहुत ज्यादा आप बहुत वोकल हो जाएंगे अगर उनको लेके, तो फिर आप दूसरा पक्ष जो 70% 78% है उसको आप बहुत बुरी तरीके से नाराज करते हैं। तो छोटी छोटी जातियां और दे सकती है उनको आप बिल्कुल वो आपसे दूरी बना लेती हैं। और मैंने बताया ना कि यादव में भी आप कितना लाख कहते रहे जी, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, जेंट्स देते हैं लेकिन बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो साइलेंटली आपको नहीं देंगे वोट। बीजेपी या बहुत सारी पार्टियां यूज करती हैं कि कुछ सेलिब्रिटीज को आप अपने से जोड़िए, लोकल सेलिब्रिटीज को। बहुत जरूरी नहीं है कि आप अमिताभ बच्चन को ले आके जोड़े। जया बच्चन को आप हर बार आप लोग सांसद राज्यसभा में भेजते हैं, उसका कोई फायदा नहीं होता है। जया बच्चन का वोट पॉलिटिक्स में कोई इफेक्ट नहीं है, माहौल बनाने में कोई इफेक्ट नहीं है। आप जो लोकल, जो यहाँ से रेलिवेंट, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, पूर्वी उत्तर प्रदेश से रेलिवेंट जो सेलिब्रिटीज हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में मान लीजिए कि ये जो भोजपुरी वाले हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश के कल्चर से जो गाने वाले बजाने वाले हैं, कुछ लोगों को जो टॉप हैं, अगर वो नहीं भी मिलते हैं तो सेकेंड टॉप को आप पकड़िए, उनको आगे बढ़ाइए, उनको कभी अपने साथ स्टेज पे ले आइए, एक आध दो तीन को टिकट भी दीजिए आप कि वो लड़ें, क्योंकि उनका जो गाना है, उनका जो बजाना है, उससे माहौल बहुत बनता है, बहुत जबरदस्त माहौल बनता है। इसी माहौल बनाने में एक और, इस तरह से उनको जोड़ के रखिए कि वो भागे ना। इसी तरह का माहौल बनाने में एक और, एक्चुअली आप चीफ मिनिस्टर हैं, आप इतनी बड़ी पार्टी के अध्यक्ष हैं, आप किसी को भी बुलाएंगे तो वो शौक मतलब खुश होकर के जाएगा, थोड़ा सा उसको लिफ्ट देंगे, बढ़ावा देंगे तो वो आपसे जुड़ा रहेगा, वो नहीं भागेगा। और इसी क्रम में एक और चीज है कि सोशल मीडिया का बहुत बड़ा इफेक्ट है, बहुत बड़ा। वोट में सोशल मीडिया भले ही नहीं कन्वर्ट होता है, लेकिन माहौल बनाने में बहुत बड़ा उसका हाथ होता है। अच्छा, क्रिएटिव पर्सन रखना है तो आप पिछली बार की तरह मत रख लीजिए। पिछली बार जो आपके क्रिएटिव लोग थे, वो जो आपका गाना था ना, सपा आई रे सपा आई रे, पूरा देश देख रहा है कि इमरान खान का पाकिस्तान में लगातार प्रचार हो रहा था और वो गाना बजाया जाता था, पीटीआई आई रे, पीटीआई आई रे, उनके मंचों पे बजता था, उनके जब प्रधानमंत्री बने तब बजा, और आप लोग उसी को उठा करके, इतने क्रिएटिव लोग हैं और आप मतलब उसी गाने को बस उसमें पीटीआई की जगह भर दिए सपा और हो गया। तो इस तरह का काम नहीं होना चाहिए, वो बहुत बुरा लगता था कि। और सोशल मीडिया में आप जितने इन्फ्लुएंसर पकड़ सके, बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर हैं उनको पकड़ लीजिए, लोकल लेवल पे जो ठीक ठाक इन्फ्लुएंसर हैं उनको आप पकड़ लीजिए। आपकी सोशल मीडिया टीम है, उसमें अच्छे से मैनेजमेंट टीम, मतलब जबरदस्त उसको बनाइए, और कम से कम 100 करोड़ रुपए एक साल के अंदर उस पर खर्चा करिए, छीछा लेदर कर दीजिए एकदम। आपको बहुत सारे ऐसे आपके पार्टी फंड में पैसे होंगे। अब जैसे साइकिल रैली आप करते हैं, एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, बहुत नहीं इफेक्ट होता है उसका, हमें तो कोई इफेक्ट नजर नहीं आया। लेकिन जब कोई एक नैरेटिव बनाता है ना आपका, आपके पक्ष में, जब ढेर सारे लोग मिलके एक ही चीज को कहना शुरू करते हैं और नैरेटिव बनाना शुरू करते हैं, तो उसका बहुत सारे लोगों पे असर हो जाता है। तो उन चीजों पे पैसा खर्चा करने की कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा, एक साल मान लीजिए, एक साल से थोड़ा सा ही ज्यादा चुनाव है तो आप लगातार उसमें आप फंडिंग करिए और उन लोगों पे खर्चा करिए और उनसे बोलिए कि वो पक्ष में नैरेटिव बनाए। सोशल मीडिया सबसे जरूरी है। आपके सोशल मीडिया पे भी अभी देख रहा हूं, आपके सोशल मीडिया से जो आता है वो बहुत सारी चीजें, जैसे मान लीजिए आपने डाला, उसका पक्ष विपक्ष डालने से पहले आप देख लिया करिए कि आप किसी एक आदमी को खुश करने के लिए करेंगे और बाकी सबको नाराज कर देंगे। जैसे कि आपने रंजन जो है ना, आलोक रंजन, कौन किसका भी कल परसों आपने डाला था, और फिर आपने लिखा था कि ठीक है, वो बोल रहे थे कि तेजस्वी जी के लोग जो वहां शोर मचा रहे थे उससे बड़ा माहौल खराब हुआ। और फिर आपने लिखा कि इस पे भी मैं चाहता हूं कि मीडिया इस पे भी लिखे, इस पे भी लिखे, इस पे भी लिखे, इस पे भी वोट चोरी पे लिखे, फलाना पे लिखे। मीडिया लिख रही है, लेकिन आप एक चीज भूल रहे हैं कि वही मीडिया फिर कहेगी कि आप अटैक पे भी बोलिए, आप जितने मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर पकड़े जा रहे हैं उन पे भी बोलिए, जो वंदे मातरम नहीं है बोल रहा है उस पर बोलिए। तो आप जब आप लिख रहे हैं, पता नहीं कौन सजेशन वहां बैठ के देता है, तो कम से कम उसका दूसरा पक्ष भी तो देख लीजिए कि आपको क्या क्या कहा जाएगा, वो बैलेंस करके जो है डालिए। और बहुत
उस्ताद आजकल तो सोशल मीडिया वाले बैठे हुए हैं, अच्छी पीआर एजेंसी पीआर एजेंसी तो क्या, वो सब तो नाटक ही करते हैं, उनका पॉलिटिकल कोई होता नहीं है इंस्टेंस, वो हीरो हीरोइन का पीआर बना पाते हैं। तो आपके सलाहकार है ना ये मीडिया वाले, वो ऐसे होने चाहिए जिनको जो उन चीजों को टैकल कर सके, बड़ी टीम हो जो जवाब दे सके, रेलिवेंट चीजों खोज के निकाल के अगर कोई मामला आता है तो उस पर धड़ाधड़ चला सके। ये सबसे करीब है, सब लोग जानते हैं कि इसमें क्या करना है। अब 1 साल बचा हुआ है तो आप किसी न किसी एक्टिविटी से आप अपने लोगों को और अपने वोटर को एक्टिवेट किए रहिए। अब जैसे होता है ना कि बीजेपी अभी एमपी खेलकूद करवा रही है, तो उसके बाद फिर कुछ और करवाने लगेगी, चाहे वन नेशन वन इलेक्शन का, तब तक पटेल दौड़ होने लगेगा। तो क्या है ना, कनेक्ट होता रहता है, 2-2 4-4 10-10 आदमी उसमें कहीं ना कहीं से कनेक्ट होता रहता है और हमेशा जुड़ा रहता है। तो 1 साल तक कोई ना कोई आपकी एक्टिविटी होनी चाहिए जो आपके पार्टी की तरफ से जो लोगों को जोड़ती रहे, कनेक्ट करती रहे। इसका लॉन्ग टर्म बड़ा इफेक्ट होता है। शॉर्ट टर्म में तो आपको लगेगा कि अरे कोई फालतू हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म इसका बहुत इफेक्ट है। आप लोगों को कनेक्ट करते रहिए किसी न किसी के द्वारा। इसी क्रम में एक बूथ मैनेजमेंट का मैंने पॉइंट दिया था कि बूथ मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। कुछ वोट तो हैं, जैसे मान लीजिए कि जो अक्सर यादव बिरादरी की जो मोहल्ले होते हैं वो थोड़ा सा गांव से हट के होते हैं, जो ट्रेडिशनल हमारा सेटअप है, और कुछ गांव में होते हैं, वहां तक तो ठीक है जहां आपके हैं। अब आपको पहुंचना है उन लोगों में जो आपको वोट नहीं करते हैं। जो सरकारें होती हैं उनके खिलाफ इनकम्बेंसी होती है, उनकी क्या कमियां हैं उनको गिनाने के लिए देखिए हर विधानसभा में 10 बड़े गांव होते हैं जो डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। भाई कोई 400 का गांव है, कोई 800 का, कोई 1000 का, कोई 2000 का, जो 5000 से ऊपर के जो गांव होते हैं उनमें विशेष ध्यान होना चाहिए। आपका जो वहां का लोकल अच्छा फेमस लीडर हो, जो कहीं जाए आए उठे बैठे तो लोग उसको पसंद करे बैठाना, ना चाहे वो अलग पार्टी का है तो भी। अच्छा, कुछ ऐसे लीडर होते हैं ना सारी पार्टियों में जो हर जगह उठते बैठते हैं, वो लोग बड़े सक्सेसफुल होते हैं इसमें। तो आप उन लोगों को भेजिए, और पूरे जितनी विधानसभाएं हैं, 400 कुछ विधानसभाएं अपने यहाँ, सब में आप रोज 10 लोग 20 लोगों को वहां से बैठ करके, और जो वहां के परफॉर्मिंग लीडर हैं उनसे आप बात करिए। रोज 10 लोगों का टारगेट रखिए, बात करिए, और अपने जिला अध्यक्ष को कहिए कम से कम 10 गांवों का रोज टारगेट रखे कि भैया हमको जाना है, घूमना है, बैठना है, और अपने लोगों के यहाँ तो बैठना ही बैठना है, उन जगहों पे बैठना है जहां से हमको वोट नहीं मिलता है। ठीक है, वोट में नहीं कन्वर्ट होगा, लेकिन एक माहौल बनता है, एक मॉरलिटी बनती है, एक लोगों के दिमाग में जहन में आता है कि हमारे यहाँ आए थे। तो उन जगहों पे भेजिए। जो सर्वमान नेता होते हैं जो और जगहों पे भी आराम से उठ बैठ सकते हैं, उनसे भाई कोई छोटी छोटी एक्टिविटीज उन जगहों पे कराइए जहां पे आपके वोट नहीं है। ये बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है। देखिए, बहुत ज्यादा हार जीत का मार्जिन तो होता नहीं है। नॉर्मली जो सीट्स होते हैं 10,000 का वो चलता है। 10,000 अगर वोट इधर उधर हो जाते हैं, 1-2% वोट का सारा मामला रहता है, तो वही 1-2-3% वोट इधर उधर करना है, और इन एक्टिविटीज से वही वोट जुड़ते हैं। आप पूरा 1 साल 12 महीने जितने दिन बचा है, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने लोगों को किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करने के साथ साथ उस क्षेत्र में जो आपके वोटर नहीं है उनको किसी न किसी तरीके से उन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करिए। भले ही आप वोट मत मांगने जाइए उनसे। अब उसके बहुत सारे तरीके हैं। आपके यहाँ बड़े दिमाग वाले लोग बैठे हैं, जब ये मामला आएगा तो बताएंगे क्या क्या एक्टिविटीज की। बहुत सारी चीजें दूसरों से भी सीखी जाती है। आप और भी पार्टियों में देख सकते हैं, साउथ की पार्टियां ये सब खूब कराती हैं, बीजेपी करवाती रहती है। तो उन सबों से आप ले करके एक रेफरेंस लेकर के और इस तरह के एक्टिविटीज को कराते रहिए। अब ये सारी बातों के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि जिताओ कैंडिडेट को। अब जिताओ कैंडिडेट कौन है भाई? कुछ तो कैंडिडेट आपके डिसाइडेड होते ही हैं कि किसको देना है। जातिगत गुणागणित के आप लोग उस्ताद हैं, जानते ही हैं, लेकिन इरेलीवेंट लोगों को नहीं मिलना चाहिए। जैसे कि अब इलाहाबाद में ये सच्चाई है कि अब किसी के पास अनुभव नहीं है उस, अब सेलिब्रिटी कोई आया
तो आ करके अचानक नेम फेम करके हो सकता है जीत भी जाए या हार भी जाए, तो अच्छा खासा वोट ले सकता है। अब कोई बना यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष, उसको उठा के फटाक से आप वोट दे दिए, सॉरी टिकट दे दिए। ऐसे ही मैंने देखा था हंडिया से एक जने को आप टिकट दे दिए थे, जिनका न ग्राउंड में कभी जाना ना कोई लेना न देना, न कोई नेम न फेम, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। ऐसे कम से कम आप लोग 25-30 जो है फालतू टिकट बांट देते हैं, वो आपके लिए जंजाल हो जाता है। अब वो किस वजह से बांटना पड़ता है, हो सकता है आपकी कुछ मजबूरियां हो जिसकी वजह से बांटना पड़ता हो, लेकिन मजबूरियों को धीरे धीरे दूर करिए। एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, परिवारवाद का आप लोगों पे बहुत बड़ा आरोप लगता है। अब परिवारवाद पे भी आपने डाला था कि महाभारत में लिखा है कि सारी लड़ाई परिवारवाद के लिए ही हुई जिसकी आप बात करते हैं। अरे वाह, महाभारत में तो ये भी लिखता है, ये नहीं लिखा है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम चाहिए, उसमें तो यही लिखा है कि राजा होना चाहिए। राजा किस जात का होना चाहिए? महाभारत में ये भी लिखा है कि वर्ण व्यवस्था के बारे में, सारी चीजें वर्ण व्यवस्था के हिसाब से है। तो अब आज के संदर्भ में उसमें क्या हमको लेना है और क्या नहीं लेना, वही चीज आप लेंगे ना महाभारत रामायण से। अब वो हर चीज तो आप उससे लाइन बाय लाइन लेंगे नहीं। आप महाभारत का एग्जांपल दे दिए, परिवारवाद जिसका सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा सकता है, लेकिन फिर लोग कहेंगे फिर बाकी चीजों को मानिए तो आप शांत पड़ जाएंगे। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। जैसे परिवारवाद, मान लीजिए कि परिवार के कई लोगों को बढ़ावा न दिया जाए तो ठीक है। जैसे अगले चुनाव में अपने परिवार के एक आदमी को या 2 आदमी को, बस इससे ज्यादा नहीं, अब 5-5 आप सांसद बना के बैठे हैं। अरे यार, जिस परिवार का मुख्यमंत्री होता है वो अच्छे है, आप लोगों के परिवार में कोई एमपी रहे या ना रहे उससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो उससे अच्छा बेटर लाइफ जी रहा है, उससे ज्यादा अच्छा पैसा है, रेपुटेशन है, सब कुछ है उसके पास। सिर्फ एक शोर मचता है ना ये सारे काम करने से। अब ये अलग बात है कि परिवार में इनका लड़का एमपी तो हमारा ही बन जाए, जानते हैं आपकी मजबूरी, लेकिन आप स्ट्रिक्ट हो करके सिर्फ 1 या 2 लोगों को विधानसभा में अपने परिवार से दीजिए और थोड़ा थोड़ा इसमें कमी लाइए, ये भी बहुत जरूरी है। सपा की विशेषता थी कि वो विरोध बहुत जोरदार करती थी। हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो रोज किसी न किसी बात पे विरोध होता था, और हिंसक विरोध नहीं, पहले हिंसक भी हो जाते थे बहुत सारे। 1 साल का जो समय बचा है उसमें लगातार विरोध होने चाहिए। जो भी सरकार की गलत नीतियां हो या जो गलत हो रहा हो, कहीं तहसील पे किसी काम नहीं हो रहा, थाने पे नहीं हो रहा हो, डाकखाने पे नहीं हो रहा हो, जिले पे नहीं हो रहा, उन सारी जगहों पे जो लोकल यूनिट है उसको जोरदार अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए। और जो केंद्रीय यूनिट है उसको भी बड़े बड़े मुद्दों पे लगातार विरोध होना चाहिए, जो कि नहीं हो पा रहा है। वो 1 साल का आपके पास टाइम है, लगातार इसको करिए तो ये बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। मुझे लगता है कि मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, और अगली बार जो है मैं योगी जी को राय दूंगा। मैं निबंध लिखूंगा योगी जी पे। मुझे लगता है कि मेरे विवेक से लगता है कि अगर ये सारी चीजें कर ली जाए तो 80% चांस है कि आपकी सरकार बन जाएगी। बिहार पे मेरा प्रेडिक्शन सही निकला था। लोकसभा में मैं प्रेडिक्शन किया था कि बहुत तेजी से, मेरी वीडियोस उसमें है, अभी भी देख सकते हैं आप। और चुनाव के पहले भी मैंने किया था, चुनाव के बाद भी मैंने ये बात कही थी कि अगर ये जो घींचातानी चल रही है अमित शाह और योगी वाली, अब देखिए आप कितने वोकल हैं बहुत सारे मंत्री यूपी गवर्नमेंट के, क्योंकि अमित शाह के लोग हैं। इसी तरह से चुनाव के पहले जब लोकसभा चुनाव था तो सारे जितनी छोटी छोटी पार्टियां थी आ गए थे, लेकिन जब विधानसभा चुनाव था तो सारी चली गई थी। राजभर जी चले गए थे, बाकी लोग चले गए थे, निषाद जी और ये सब लोग चले गए थे, तो वो एक अलग मामला है। अब आप उसका कितना लाभ ले पाते हैं, उस पर कितने वोकल, कितना बोल सकते हैं, उस कमी का कितना राजनीतिक लाभ अंदर खाने से ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है, और उसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। पूरे देश में नहीं सीटें कम हुई, यूपी में सीटें कम हुई थी, और सिर्फ योगी और उनके खींचातानी में। और ये भी मैंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि 50 सीट से कम रहेगी। मुझे इतना कम तो नहीं मालूम था क्या जाएगा, लेकिन 50 से कम मैंने बोला था उस समय। और अभी वाला तो बिल्कुल 1 मिनट में मैंने फॉर्मूला, और मैंने उसमें बोला है कि ये साइंटिफिक फॉर्मूला है, इस वजह से एनडीए आएगी। बिहार और यूपी का बिल्कुल अलग है। यूपी में लोग अगर सरकार पलटनी हो तो बाकी जातियां इधर उधर दे देती हैं। बाकी जातियों से मेरा मतलब है कि मूल जात छोड़ के उस पार्टी से जो जुड़ी है इधर उधर दे देती है सरकार पलटने की। बिहार में तो सब, आप कितना भी हुल्ला कर ले, वो जात के हिसाब से मैंने गणना करा
like, share, comment, subscribe करो